हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। ऑल इंडिया स्टेट एजे पीवाईक्यू सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके पास डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में हम कवर कर रहे हैं आपका एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके रह गए थे, उसको मैं इस पार्ट के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने अब तक मेरे प्रीवियस पार्ट कवर नहीं किए हैं, तो पहले आप प्रीवियस पार्ट कवर कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? व्हेन ए वर्टिकल मेंबर इज कैरिंग ए मेनली एक्सियली लोड इट इज टर्म्ड एज। तो देखिएगा यहाँ पे कौन से मेंबर की बात की जा रही है, आपके पास वर्टिकल मेंबर की बात की जा रही है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रट, तो स्ट्रट भी क्या हमारे पास वर्टिकल मेंबर है, कॉलम भी हमारे पास वर्टिकल मेंबर है और टाई भी हमारे पास वर्टिकल मेंबर है। क्लियर है? तो अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर आपके पास? ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे कैसे हैं आपके पास? वर्टिकल मेंबर है। बट यहाँ पे हमें ये चीज जानना जरूरी है कि जो सर आपके पास स्ट्रट होता है, वो आपके पास कौन से फोर्स को कैरी करता है सर? वो आपकी कंप्रेसिव फोर्स को कैरी करता है। तो अगर मैं बात करता हूं एक्सियली कंप्रेसिव फोर्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एक्सियली कंप्रेसिव फोर्स को कैरी करता है। क्लियर है? ये की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक तरह से एक प्रकार का कौन सा मेंबर हुआ है? ये भी कंप्रेसिव ही मेंबर हुआ, बट कैसा होता है? ये भी एक वर्टिकल होता है। बट जब हम बात करते हैं आपके पास नेक्स्ट रहता है सर हमारे पास टाई। टाई भी क्या है सर आपके पास? वर्टिकल मेंबर है, बट ये कौन से फोर्स को कैरी करता है सर आपके पास? एक्सियली टेंसाइल फोर्स को कैरी करता है। टेंसाइल फोर्स को कैरी करता है। क्लियर है? तो इसको भी आप क्या कर लीजिएगा? अंडरलाइन कर दीजिएगा। बट जब हम बात करते हैं सर कॉलम, तो कॉलम इज आल्सो, कॉलम भी क्या हमारे पास एक वर्टिकल मेंबर है, जो कौन सी फोर्स को कैरी करता है सर? आपके पास एक्सियली कंप्रेसिव फोर्स को कैरी करता है। कंप्रेसिव फोर्स को कैरी करता है। क्लियर है? बिल्कुल सही। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड्स में क्या होंगे सर? क्वेश्चंस होंगे कि सर जो आपके पास आपने बताया सर कॉलम है, स्ट्रट है, ये दोनों क्या है हमारे पास? कंप्रेसिव मेंबर है। जो सर दोनों ही कंप्रेसिव फोर्स को कैरी करते हैं, तो सर इनमें डिफरेंस क्या है? सर अगर डिफरेंस यही है कि अगर हम स्ट्रट की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा आपके पास क्या होता है? स्मॉल लेंथ का होता है। कैसा होता है सर? स्मॉल लेंथ का होता है। और अगर हम बात करते हैं सर आपके पास किनकी सर? कॉलम की, तो ये क्या हो सकता है आपके पास सर? लॉन्ग लेंथ का होता है। क्लियर है? बिल्कुल सही। और अगर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, कि जब हम स्ट्रट की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट रहता है वो आपका इनसिग्निफिकेंट रहता है, यानी कि बेंडिंग मोमेंट इज नेग्लेक्टेड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट इन सिग्निफिकेंट रहता है। क्लियर है? बट अगर हम बात करते हैं लॉन्ग कॉलम में, तो यहाँ पर आपके पास बेंडिंग मोमेंट आपका इनसिग्निफिकेंट नहीं रह सकता। क्या रहता है सर? सिग्निफिकेंट रहता है। क्लियर है? तो ये थोड़े से आपको ये फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए कि जो हमारे पास स्ट्रट होता है स्मॉल लेंथ का होता है, बेंडिंग मोमेंट इनसिग्निफिकेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉलम की, तो ये लॉन्ग भी हो सकते हैं आपके पास, जो इसमें बेंडिंग मोमेंट आपका सिग्निफिकेंट रहता है। हालांकि ये फेल किस में होते हैं आपके पास? लॉन्ग कॉलम आपके बकलिंग में होते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सही। अगर हम बात करते हैं कि जो बेंडिंग मूवमेंट है उसको आप किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? ओरिएंट कर सकते हैं। ओरिएंटेड इन एनी डायरेक्शन। तो ये भी आप लिख सकते हैं, स्ट्रट को क्या कर सकते हैं हम? स्ट्रट ओरिएंटेड इन एनी डायरेक्शन। ओरिएंटेड इन एनी डायरेक्शन। इस आप क्या कर सकते हैं? किसी भी डायरेक्शन में इसको ओरिएंट कर सकते हैं। ठीक है? बट अगर हम बात करते हैं लॉन्ग कॉलम को, तो इसको हर डायरेक्शन में आप ओरिएंटेड नहीं कर सकते हैं डियर। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कॉलम इज 0 व्हेन इट्स लेंथ। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सर स्लेंडरनेस रेशियो होता है क्या है। स्लेंडरनेस रेशियो होता है KL/R मिनिमम होता है। जहां पे अगर हम बात करते हैं KL मिला के क्या मिलता है सर हमारे पास? इफेक्टिव लेंथ मिलता है। तो इफेक्टिव लेंथ बाय क्या करेंगे हम सर? R मिनिमम। ठीक है? तो ये क्या हो गया मेरे पास सर? आपके पास स्लेंडरनेस रेशियो का कंसेप्ट हो गया है। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर सर इस K की वैल्यू की, तो K की वैल्यू आप सभी जानते हैं अलग अलग होती है सर। K की वैल्यू सर हमारे पास क्या रहती है सर?
सभी कंडीशंस के लिए अगर मैं बताना चाहूँ, जो मेनली जो कंडीशंस है के लिए वो आपके पास 4 ही कंडीशंस है। क्लियर है, जो आप सभी जानते हैं। पहला कि सर अगर आपके दोनों एंड फिक्स हुए, ठीक है, पहला के की वैल्यू क्या है हमारे पास सर 2 कब होगी कि सर आपका इफ वन एंड कैसा होगा आपका, इफ एक सेकेंड, वन एंड कैसा होगा सर आपका फिक्स्ड होगा, एक एंड फिक्स होगा, एंड अदर एंड कैसा होगा सर आपका फ्री होगा, अदर एंड कैसा होगा सर फ्री होगा। तो उस कंडीशंस में आपके पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 2 आ जाएगी। और अगर हम बात करते हैं सर के की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1 कब आएगी, जब दोनों ही एंड, बोथ एंड कैसे हो आपके पिन या हिंज हो। तो आप लिख सकते हैं जब सर बोथ एंड्स कैसे हो आपके पास सर हिंज्ड हो या फिर पिंड हो, ठीक है, पिंड हो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना है। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, सर के की वैल्यू आपके पास क्या रहती है। अब देखिएगा नेक्स्ट कंडीशन, के की वैल्यू सर हमारे पास 0.8। देखिए जो वैल्यू है ना आपके पास, 2 वैल्यू आती है, एक आती है रिकमेंडेड वैल्यू और एक आती है आपके पास थ्योरेटिकल वैल्यू। तो थ्योरेटिकल वैल्यू आपके पास क्या होती है, जो एनालिसिस वाले सब्जेक्ट होते हैं, सॉम हो गया आपके पास और आपके पास टॉस हो गया, तो वहां पे कवर करते हैं। बट जब हम बात करते हैं आपके पास एज ए प्रैक्टिकली फील्ड यानी कि डिजाइन सब्जेक्ट की, जैसे आपका आरसीसी हो गया और डीएसएस हो गया, तो वहां पे हम थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं लेते, वहां पे हम प्रैक्टिकली वैल्यू लेते हैं, जिसको आप एज ए रिकमेंडेड वैल्यू बोलते हैं। तो सर 0.8 कब आती है, 0.8 तब आती है सब जब वन एंड आपके पास कैसा हो फिक्स्ड हो और अदर एंड कैसा हो सर आपके पास हिंज्ड हो। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से के की वैल्यू सर अगेन हम 0.65 कब लेते हैं, सब जब आपके बोथ हैंड क्या हो सर वन एंड फिक्स हो और अदर एंड भी सर आपके पास कैसा हो फिक्स्ड हो। तो ये वाली आप वैल्यूज लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको जो टोटली जो केसेस बताए ना दिए, वो 4 केस बता दिए हैं और चारों ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। वैसे तो हम प्रीवियस से इतने क्वेश्चंस करते आ रहे हैं कि आपको ये सारे के सारे क्या हो जाने चाहिए, क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं होगा कि जो आप नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, बिल्कुल सही। तो ये आज बोला गया है कि स्लेंडरनेस रेशो ऑफ कॉलम इज 0, स्लेंडरनेस रेशो को क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए। तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा डियर तभी पॉसिबल है अगर आपके पास इफेक्टिव लेंथ क्या हो सर 0 हो। और इफेक्टिव लेंथ कब 0 होता है, जब आपका कोई भी सेक्शन क्या हो चारों तरफ से सपोर्ट हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है और सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है, चारों तरफ से सपोर्ट है। वो आपका मैशनरी वॉल से भी सपोर्ट हो सकता है, स्टोन वॉल से भी सपोर्ट हो सकता है, किसी भी चीज से अगर चारों तरफ से सपोर्ट है तो उस कंडीशन में मेरा एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इज सपोर्टेड ऑल साइड थ्रू इट्स लेंथ, लेंथ के चारों तरफ से जो आपका सपोर्ट होगा उस कंडीशन में हमारे पास एल इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, आपके पास 0 हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। तो इस कंडीशंस में मेरे पास एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 0। और जब एल इफेक्टिव 0 हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है स्लेंडरनेस रेशो भी मेरा क्या रहेगा सर, आपके पास 0 रहेगा। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि आउटस्टैंडिंग लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ चैनल इज मेजर्ड बाय, कि जो आपके पास आउटस्टैंडिंग लेंथ होती है कंप्रेशन मेंबर की कंसिस्टिंग ऑफ चैनल्स मेजर्ड बाय, उसको हम किससे मेजर करते हैं, तो उसको मेजर जो किया जाता है नॉमिनल विड्थ ऑफ द सेक्शन से मेजर किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास बी हो जाएगा। और नॉमिनल विड्थ ऑफ सेक्शंस को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, बी। अगर बात करते हैं हम कि सर बी जो होता है हमारे पास क्या है, शुड नॉट बी मोर देन आपके पास 20 TF बोले तो थिकनेस ऑफ फ्लैंज, और B इज शुड नॉट बी मोर देन 16 TF, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये सर कब आती है कंडीशन, अगर मैं बात करता हूं 20 TF की, तो ये रहती है सर हमारे पास इन केस ऑफ टेंशन में। किसमें रहती है सर, आपके पास टेंशन मेंबर में, टेंशन के केस में। क्लियर है। और 16 TF किसके केस में रहती है सर, आपके पास कंप्रेशन के केस में रहती है। क्लियर है। तो दोनों ही कंडीशंस क्या हो गई है सर, हमारी यहाँ पे फुलफिल हो गई है। पहली भी आपको क्लियर हो गया है सर, टेंशन का केस में भी क्लियर हो गया है, और 16 TF आपका कंप्रेशन के केस में होगा। तो अगर हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर की, जो मेजर की जाएगी वो आपके पास एज ए नॉर्म विड्थ ऑफ सेक्शन से मेजर की जाएगी।
क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि इफ लेसिंग इज टू बी डिजाइन टू कैरी एन एक्सियल लोड 400 किलो न्यूटन, देन द ट्रांसफर शेयर टू रजिस्ट बाय लेसिंग। जो ट्रांसफर शेयर है वो किसको रजिस्ट करता है सर? हमारे पास वो शेयर को रजिस्ट करता है और शेयर को रिप्रेजेंट किया जाएगा यहाँ पर V से। तो अगर मैं यहाँ पे V निकालना चाहूँ तो V क्या होता है आपके पास सर? 2.5% ऑफ एक्सियली लोड होता है, कुछ यही होता है। यस सर। एक्सियली लोड को आप P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2.5% का क्या लगा सकता हूँ मैं? डिवाइड बाय 100 कर सकते हैं सर। तो यहाँ पे 100 हो गया है। एक्सियल लोड हमारे पास कितना दे दिया गया है सर? 400 दे दिया है, कैंसिल हो गया 0 से 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास सर? 10 किलो न्यूटन। यानी कि कितना शेयर फोर्स रजिस्ट कर रहा है आपका लेसिंग सिस्टम सर? 10 किलो न्यूटन का कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया सर? यहाँ पर 10 किलो न्यूटन। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सर्कुलर सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोल। देखिएगा, जब भी इलेक्ट्रिक पोल की बात की जा रही है तो इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि सर इसका मतलब है कि इफ आपके पास क्या है कि एक एंड हमारे पास सर फिक्स्ड है, वन एंड फिक्स है और अदर एंड फ्री है, और जब वन एंड फिक्स है एंड अदर एंड फ्री है तो के की वैल्यू क्या होता है सर? 2। तो इस कंडीशन में मैं एल इफेक्टिव निकाल सकता हूं 2.0 एल। बिल्कुल सर। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिएगा कौन सा ऑप्शन है सर हमारे पास? एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 2.0 एल, यानी कि आपके पास सर डी इसका राइट आंसर हो गया है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं आपको चीजें डेप्थ में इसलिए करवाता हूं कि जो भी आपको पास नेक्स्ट क्वेश्चंस मिलेंगे ना वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो 4 केसेस मैंने आपको बताए हैं ना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर। क्लियर है? मोस्टली सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि एट द टाइम ऑफ फेलियर इन स्टील कॉलम द एवरेज एक्सियल स्ट्रेस इज रिलेटेड टू द यील्ड स्ट्रेंथ। तो अगर हम बात करते हैं एट द टाइम ऑफ फेलियर, जो हमारे पास एक्सियल स्ट्रेस होता है वो क्या होता है आपका? लेस होता है यील्ड स्ट्रेस से। ये चीज ध्यान रखना अपने, ठीक है, फेलियर क्राइटेरिया में, कि जो एक्सियल स्ट्रेस इज लेस देन यील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि इन गसेटेड बेस व्हेन द एंड ऑफ द कॉलम इज मशीन, कि एंड ऑफ द कॉलम कैसा है आपका? मशीन कट है। यानी कि मशीन कट का मतलब क्या है यहाँ पर? मशीन कट का मतलब है यहाँ पर कि जो हमारे पास सरफेस आया उसका कॉलम का वो कैसा है? कॉलम सरफेस आपके पास स्मूथ है, कॉलम एंड कैसा है सर हमारे पास? सर स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है। क्लियर है? ये पॉइंट्स आप नोट डाउन करते रहिएगा छोटे छोटे। नेक्स्ट बोल रहा है कि कंप्लीटली बेरिंग ऑन द बेस प्लेट द एक्सियली लोड इज एज्यूम्ड टू बी ट्रांसफर टू बेस प्लेट। तो देखिएगा, अगर आपका क्या है वो सर लोड किससे कनेक्टेड है? गसेट प्लेट से है, तो उस कंडीशन में, और सरफेस कैसा है सर आपका? मशीन कट है, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास लोड का जो ट्रांसफर होगा ना भाई, ठीक है, वो कैसा होगा? लोड का ट्रांसफर जो होगा वो 50%, और 50% किसके थ्रू होगा? कॉलम लोड के थ्रू होगा, और 50% आपका सर उस कनेक्शन के थ्रू होगा। तो 50% हमारा होगा कॉलम और 50% होगा सर हमारा कनेक्शन। कनेक्शन बोले तो फास्टनर्स के थ्रू। क्लियर है? तो यही बोला है 75% डायरेक्ट बेरिंग, नहीं सर 75 भी नहीं होगा। नेक्स्ट बोला है 50% डायरेक्ट बेरिंग एंड 50% बाय फास्टनर। डायरेक्ट बेरिंग मतलब कॉलम के थ्रू होगा, ठीक है, आप 50% बाय बेरिंग लिख सकते हो और 50% बाय फास्टनर लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर हो गया है वो आपके पास हो जाएगा सर बी, इसका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, 50% कॉलम की जगह बेरिंग लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर इज ए स्ट्रट, कि जो आपका स्ट्रट है वो किस तरह का मेंबर है। तो मैंने अभी आपको बताया था स्ट्रट हमारे पास एक कंप्रेशन मेंबर है जो आपके पास स्मॉल लेंथ का होता है, छोटा होता है, जिसको हम किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? ओरिएंट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट रहता है आपका बेंडिंग मोमेंट, यानी कि स्ट्रट के केस में बेंडिंग मोमेंट क्या रहता है सर आपका 0। तो ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर इज स्ट्रट इंक्लाइन सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव। यस सर, यस सर। तो ए हो गया आपके पास सही। दूसरा बोला है कॉलम, कॉलम इज आल्सो कंप्रेशन मेंबर, बट आपका किसी डायरेक्शन में उसको ओरिएंट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका ब्रेसिस एंड बीम। बीम है आपका सर कौन सा? फ्लेक्सुरल मेंबर। क्लियर है? यस सर।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले कि स्टील कॉलम इज कंप्लीटली रिस्ट्रेन एट वन एंड एंड अदर एंड इज फ्री टू ट्रांसलेट एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट अदर एंड। If L is the unsupported length of column, तो what is the effective length of column? ये आपके पास स्पेशल केस है और स्पेशल केस में इस केस में कितनी आई थी सर आपके पास 1.2L आई थी। क्लियर है, बहुत अच्छे से कर चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंप्रेशन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू इनसिग्निफिकेंट बेंडिंग मोमेंट। तो मैंने अभी बताया आपको पास इनसिग्निफिकेंट जो बेंडिंग मोमेंट रहता है वो रहता है सर आपका कंप्रेशन मेंबर आपका स्ट्रट रहता है। क्लियर है, देखिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि सेकंड फार्मूला फॉर डायरेक्ट स्ट्रेस ऑफ कंप्रेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्लेंडरनेस रेशियो अप टू। देखिएगा सेकंड फार्मूला आपका तभी एप्लीकेबल है जब आपका स्लेंडरनेस कितना हो सर 140 तक हो, 140 तक हो। ठीक है, और आप सभी जानते हैं सेकंड फार्मूला का जो हम यूज करते हैं यूज्ड ओनली फॉर लॉन्ग कॉलम के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, लॉन्ग कॉलम के लिए करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। बट जब हम बात करते हैं सर आपके पास रैंकाइन्स फार्मूले की, तो रैंकाइन्स फार्मूला का यूज हम क्या करते हैं, शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग दोनों के लिए करते हैं। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम एक्सियल लोड विच इज जस्ट sufficient to keep a column in a small defected shape is called। तो उसको क्या बोलेंगे, क्रिपलिंग लोड बोलेंगे, बकलिंग लोड बोलेंगे या क्रिटिकल लोड बोलेंगे। तो सर उसको हम क्रिपलिंग भी बोल सकते हैं, बकलिंग भी बोल सकते हैं, क्रिटिकल भी बोल सकते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दिस। तो आपका ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे अगर मैं बकलिंग लोड की बात करूंगा, पीसी या बकलिंग लोड को मैं पी से रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये हो जाएगा सर पाई स्क्वायर ई आई ओवर एल इफेक्टिव का स्क्वायर। क्लियर है, बिल्कुल कुछ इसी तरह से है। यस सर, तो ये हमारे पास बकलिंग लोड आ गया है। और बकलिंग लोड अगर हम बात करते हैं ये आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव लेंथ के स्क्वायर के। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ कॉलम इज। मैंने पहले भी बताया था सबसे मोस्ट जो आपके पास इकोनॉमिकल सेक्शन रहता है वो कौन सा रहता है सर, रेक्टेंगुलर रहता है, सॉलिड आउट, हेक्सागोनल या ट्यूबुलर। तो आपका ट्यूबुलर सेक्शन रहता है। कौन सा, मोस्ट सफिशिएंट भी रहता है और इकोनॉमिकल भी। तो आपके पास हो गया सर ट्यूबुलर सेक्शन हो गया है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेक्शन इन द लेटरल सिस्टम टू कैरी शेयर फोर्स इन ए बिल्ट अप कॉलम्स। तो अगर जो आपका क्या करता है, लेटरली सिस्टम टू कैरी शेयर फोर्स ऑफ बिल्ट अप कॉलम, तो वहां पे आप रोल्ड स्टील फ्लैट सेक्शन का भी यूज कर सकते हैं, रोल्ड एंगल्स का भी यूज कर सकते हैं, चैनल का। कहने का मतलब फ्लैट का मतलब फ्लैट्स में आगे आपके पास प्लेट का यूज कर सकते हैं, एंगल का यूज कर सकते हैं और आप चैनल का। तो इसका मतलब क्या हो गया सर हमारे पास, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि एक स्टील रोड 20 mm डायामीटर इज यूज्ड। देखिएगा डाया दे दिया गया है सर हमारे पास कितना सर, 20 mm दे दिया गया है। क्लियर है, टाई मेंबर इन ए रूफ ब्रेसिंग सिस्टम एंड मे बी सब्जेक्टेड टू पॉसिबल ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस ड्यू टू विंड लोड। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, एल इफेक्टिव फाइंड आउट करना है। कब, जब आपके पास स्लेंडरनेस रेशियो उसने ऑलरेडी दिया है कितना सर, 350 दिया है। तो अगर आप स्लेंडरनेस रेशियो दिया है तो आप क्लियर होना चाहिए सर कि स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है हमारे पास, सर ये होता है सर एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम होता है। क्लियर है, बिल्कुल। तो स्लेंडरनेस रेशियो दिया है तो मैं क्या निकाल सकता हूं, आर मिनिमम। तो आर मिनिमम मैंने आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं, आई बाई ए होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम निकालें पाई डी आएगा भाई, यहाँ पे हो सकता है हमारे पास पाई डी की पावर 4 बाई 64 डिवाइडेड बाय क्या होगा, एरिया। तो एरिया क्या रहता है सर हमारे पास, ये रहता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरह से रहता है। तो देखिएगा यहाँ पे पाई से पाई उड़ा दिया, बिल्कुल सर काट रहे ना भी आप, यहाँ से पाई से पाई आ गया। अब सर डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर से डी 4 गया तो आपके पास क्या बच जाएगा, डी स्क्वायर। 4 से आपका 64 गया तो कितना बचेगा, 16। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर डी स्क्वायर बाई 16। स्क्वायर से रूट गया और 16 से आपका रूट गया तो आपके पास क्या जाएगा सर हमारे पास आर मिनिमम बन जाएगा आपके पास सर डी बाई 4। और डी हमारे पास ऑलरेडी दिया है कितना सर, 20 और यहाँ पे 4
4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर मेरे पास 5 आ जाएगा। तो अगर मैं स्लेंडरनेस रेशो देखता हूँ तो स्लेंडरनेस रेशो मेरे पास कितना दिया हुआ था 350 एल इफेक्टिव बाय आर मिनिमम। आर मिनिमम कितना आ गया सर 5, तो यहाँ से मेरे पास एल इफेक्टिव कितना आ जाएगा 350 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 505 करेंगे, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15 और 17, 1750 mm आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा स्टूडेंट 1750। तो यहाँ से जो मेरा एल इफेक्टिव आ गया है उसको आप देख सकते हैं कितना आ गया सर 1750 mm आ गया। क्लियर है। इस तरह का क्वेश्चंस भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपके पास वो स्लेंडरनेस रेशो गिवन नहीं दिया होता तो आपके पास कंडीशन उसने ऑलरेडी दी गई है कि मेंबर ऑफ रूफ ब्रेसिंग सिस्टम एंड मे बी सब्जेक्टेड टू पॉसिबल ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस ड्यू टू विंड लोड। तो इस कंडीशन में हमारा स्लेंडरनेस रेशो कितना रहता है 350 रहता है। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि इफ द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ सेक्शन इज 4 मीटर। अनसपोर्टेड लेंथ दे दिया है, एल दे दिया है आपके पास कितना सर 4 मीटर, और आगे क्या बोला है लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि आर मिनिमम दे दिया है, और आर मिनिमम कितना दे दिया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। देखिएगा तो आप 4 मीटर को क्या बना दो सर सेंटीमीटर बना दो, या 5 को आप मीटर बना दो। तो 4 मीटर को मैंने क्या बना दिया सेंटीमीटर, तो ये बना मेरे पास 400 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या निकालना है स्लेंडरनेस रेशो पूछा उसने। यस सर। तो स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है सर एल इफेक्टिव बाय आर मिनिमम होता है। बिल्कुल। अब देखिएगा इसने इफेक्टिव लेंथ फाइंड आउट के लिए कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि आपकी एंड कंडीशन क्या है, कॉलम किस तरह का सपोर्ट है। तो जब कोई कंडीशन नहीं दी गई तो उस कंडीशन में मैं एल इफेक्टिव को मैं क्या लूंगा एज ए एल कंसीडर करूंगा। तो यहां से जो मेरा स्लेंडरनेस रेशो आ जाएगा वो 400/5 यानी कि आपके पास 80 आ जाएगा। तो यहां से जो मेरा स्लेंडरनेस रेशो आया वो आपके पास कितना आएगा सर 80 आ गया है। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इन केस ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम मशीन फॉर फुल बेरिंग, मशीन कट है तो आपका 50% बाय बेरिंग जाएगा और 50% बाय आपका कनेक्शन जाएगा। तो यहाँ पे 50% बाय कॉलम लोड बोल सकते हैं या हम बेरिंग बोल सकते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया सर यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि स्टील कॉलम पिन एट बोथ एंड, दोनों एंड से क्या किया गया है सर पिन किया गया है। तो सबसे पहले आप केस 1 डालिएगा। केस 1 क्या बोला गया आपके पास कि पिन गया है आपका बोथ एंड, पिन एट बोथ एंड्स। तो जब पिन किया गया है तो पिन में के की वैल्यू कितनी रहती है सर दोनों तरफ से पिन किया गया है। क्लियर है। ये मैंने आपको प्रीवियस पार्ट्स में बताया कि दोनों तरफ से पिन का मतलब दोनों तरफ से हिंज है, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इस केस में मेरा एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा सर आपके पास 1.0 एल हो जाएगा। यस सर। यानी कि मैं लिख सकता हूं सर एल, लिख सकते हैं हम, बिल्कुल सही लिख सकते हैं। पहली कंडीशन हमने पार कर दी है। अब नेक्स्ट देखिएगा आगे क्या बोला उसने, बोला है कि इफ द कॉलम इज रिस्टेन अगेंस्ट लेटरल मूवमेंट एट इट्स मूवमेंट। सेकंड केस दे दिया गया है, केस नंबर आपके पास 2 दे दिया गया है कि जो जब आपकी पिन थे दोनों तरफ से तो आपकी इफेक्टिव लेंथ किसकी इक्वल थी एल के इक्वल थी, बट उसने क्या कर दिया उसको आधे ही डिस्टेंस पे क्या कर दिया उसको रिस्ट्रेन कर दिया है। जब आधे ही डिस्टेंस पे रिस्ट्रेन कर दिया है तो इस कंडीशन में आपका एल इफेक्टिव क्या बन जाएगा रियल आधा बन जाएगा, L/2 बन जाएगा। बिल्कुल। तो यही तो उसने बोला है। तो आपको उस कंडीशन में क्या निकालना है बकलिंग लोड निकालना है, और बकलिंग लोड के लिए आपके पास P दिया है। P कितना दिया है सर 200 किलो न्यूटन दिया गया है। ठीक है। क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पर निकालते हैं हम यहाँ पे कंडीशंस। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ बकलिंग लोड की पी बी की तो ये क्या हो जाता है सर π² EI ओवर एल इफेक्टिव का स्क्वायर हो जाता है। बिल्कुल सर। अगर मैं एल इफेक्टिव की बात करता हूँ तो एल इफेक्टिव मेरे पास क्या है L/2। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे हम π² EI ओवर एल इफेक्टिव बोले तो L/2 का स्क्वायर कर दिया हमने। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर हमारे पास 4 आ जाएगा। L/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका L²
बाई 4 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा आपके पास पाई स्क्वायर ई आई ओवर एल स्क्वायर। तो अगर हम बात करते हैं सर पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर तो ये क्या बना सर हमारे पास, ये तो बकलिंग लोड बन गया है। तो यहाँ पर जो मेरे पास बकलिंग लोड आ जाएगा ये आ जाएगा सर 4 टाइम्स ऑफ बकलिंग लोड, और बकलिंग लोड मेरे पास कितना दिया है 200। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर आपके पास 800 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करना है। सबसे पहली कंडीशन थी कि दोनों तरफ से आपको क्या कर दिया गया है, पिन कर दिया गया है। जब पिन कर दिया है तो k की वैल्यू 1 होती है, इफेक्टिव लेंथ हो गया k इंटू एल यानी कि 1.0 इंटू एल यानी कि एल के हो गया है। केस नंबर 2 में बोल दिया गया है कि रिस्ट्रेन अगेंस्ट लेटरल मूवमेंट एट्स मिड हाइट, मिड हाइट पे उसको रिस्ट्रेन कर दिया गया है तो एल इफेक्टिव की वैल्यू l/2 बन गया है। उसने एक बकलिंग लोड मतलब पहले से दिया है 200 किलो न्यूटन। कब था 200 किलो न्यूटन, जब आपका हैंड पिन था। बट कंडीशंस के बाद आपका बकलिंग लोड कितना हुआ, सेकंड कंडीशंस के बाद, सेकंड कंडीशंस के बाद हमारा बकलिंग लोड हो गया सर 800 किलो न्यूटन। क्लियर है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि व्हाट इज द इफेक्टिव कॉलम लेंथ इफ द टाइप ऑफ कॉलम इज प्रॉपर्टी रिस्ट्रेन एट वन एंड position and direction and imperfectly restrained in both position, direction at the other end is। तो ये मैं आपको पहले भी डिस्कस करा चुका हूं। तो इसकी वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है सर आपके पास, तो ये रहेगी सर हमारे पास L से 2L के बीच में। कहां से कहां रहेगी सर आपके पास L to 2L के बीच में। क्लियर है, यस सर। एंड कंडीशन आपने देखा है सर 1 कहाँ था सर, 1 मतलब L इफेक्टिव इज इक्वल टू L कहाँ था सर, जब दोनों एंड आपके क्या थे सर मेरे पास हिंज थे या पिन थे। और 2L कब था, जब एक एंड फिक्स था और अदर फ्री था। ये मैक्सिमम वैल्यू थी जो कहाँ से कहाँ वेरी करी थी, L से 2L। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कि इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर शेयर डिफॉर्मेशन एंड एसोसिएटेड इफेक्ट द इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेस कॉलम। आपको क्या बताना है, इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेस कॉलम। तो इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो को लैम्डा लिखूंगा फ्लेस्ट कॉलम। तो ये क्या होता है सर आपके पास, इसको 5% इंक्रीज किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, इट should be 5% more than actual maximum slenderness ratio। मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो को मैं लैम्डा लिख देता, एक्चुअल मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो। तो इफेक्टिव स्लेंडरनेस, अगर मैं स्लेंडरनेस रेशो ऑफ लेस कॉलम देखना चाहूँ तो लेस कॉलम वो क्या हो जाएगा आपके पास 5% ज्यादा का मतलब 1.05 ऑफ एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशो यानी कि मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो। क्लियर है, तो ये हमारे पास फाइनल निकल के आ रहा है। तो स्लेंडरनेस रेशो वैल्यू ऑफ के इज स्पेसिफाइड, तो के की वैल्यू कितनी होगी 1.05, यानी कि उसको कितना इंक्रीज किया जाता है, लेस कॉलम के केस में 5% तक इंक्रीज कर दिया जाता है। ये लाइंस वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ये कोड में काफी बारी पूछी गई है 5%। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि इन द डिजाइन ऑफ स्टील कॉलम द शियर रेजिस्टेंस एट द प्रॉपर कॉन्टैक्ट सरफेस बिटवीन स्टील बेस एंड कंक्रीट ग्राउट में बी कैलकुलेटेड यूजिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो उस कंडीशन में आपके पास क्या रहेगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट सर 0.45 रहेगा। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि द मैक्सिमम अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू लेटरल बकलिंग इन डिस्क्रीटली लेटरली सपोर्टेड सिमेट्रिकल आई बीम डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, यानी कि आई सेक्शंस की बात कर रहा है और इसमें बताना है कि वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। पहला बोल रहा है सर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगर मैं आई सेक्शंस की बात करता हूँ नहीं सर इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा तो सर नो, ये फॉल्स हो गया है। दूसरा बोला है रेडियस ऑफ जायरेशन, बिल्कुल, और रेडियस ऑफ जायरेशन भी ये ट्रू है। नेक्स्ट बोला है स्पैन और लेंथ ऑफ द बीम, बिल्कुल सर ये भी ट्रू हो गया आपके पास। द रेशियो ऑफ ओवरऑल डेप्थ टू थिकनेस रेशियो, बिल्कुल सर इस पे भी डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करते हैं सर किस पे नहीं करता, उसने ये पूछा था, तो सर आपका ए ऑप्शन हो गया, इस पे डिपेंड नहीं करता। बाकी तीनों फैक्टर्स पे करता है, रेडियस ऑफ जायरेशंस पे भी करता है, आपके लेंथ ऑफ बीम पे भी करता है, और आपके पास ओवरऑल डेप्थ टू थिकनेस रेशियो पे भी डिपेंड करता है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23।
23 क्या बोला है कि इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल ईच एंड इज रिस्ट्रेन अगेंस्ट टॉर्जन कंप्रेशन फ्लैंज बीम अनरिस्ट्रेन, जिसमें कंप्रेशन फ्लैंज कैसा दिया गया आपके पास, अनरिस्ट्रेन दिया गया है। अकॉर्डिंग टू IS 800 द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज विल बी इक्वल टू, क्या होगा देखिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम में आपके अलग अलग केसेस बनते हैं। जैसे मैं पहले बात करता हूँ अनरिस्ट्रेन की, अनरिस्ट्रेन्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरे हम बात करते हैं सर आपके पास पार्शियली रिस्ट्रेन, पार्शियली पहले हम फुली रिस्ट्रेन की बात कर लेते हैं, फुली रिस्ट्रेन, ठीक है। इसके लिए 3 केसेस है और ये तीनों ही केसेस आपको ध्यान रखने हैं। पहला हो गया अनरिस्ट्रेन, दूसरा हो गया सर आपके पास फुली रिस्ट्रेन, पूरा लिख दीजिएगा फुली रिस्ट्रेन, तीसरा हो गया आपके पास पार्शियली रिस्ट्रेन। कौन सा हो गया सर आपके पास, पार्शियली रिस्ट्रेन हो गया है, ठीक है। ये केसेस है आपके अलग अलग। अनरिस्ट्रेन होगा तो क्या होगा, अनरिस्ट्रेन लेटरल बेंडिंग, अनरिस्ट्रेन अगेंस्ट लेटरल बेंडिंग, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो होगा हमारे पास, तो पहली कंडीशंस में क्या आ जाएगा सर आपके पास, यहाँ पे हमें क्या देखना है, इफेक्टिव लेंथ। तो इस कंडीशन में L बन जाएगी आपकी इफेक्टिव लेंथ। और अगर हम बात करते हैं इस कंडीशन में 0.7 L बन जाएगी, और इस कंडीशन में पार्शियल की कंडीशन में 0.85 L बन जाएगी। आज क्या बोला गया उसने, आज बोला उसने सर अनरिस्ट्रेन, अनरिस्ट्रेन बोला तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, L हो जाएगा, ठीक है, L। और अगर उसने सर फुली रिस्ट्रेन बोलता है तो आपका ऑप्शन क्या होता है सर, 0.7 L होता है, तो 0.70 L होता है। और अगर सर पार्शियली रिस्ट्रेन बोलेगा तो 0.85 L बोलेगा। क्लियर है, बिल्कुल सही हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है कि एज पर द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स IS 800 कोड स्टील डिजाइन स्टिपुलेट्स द पार्शियली सेफ्टी फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ मेंबर टू बकलिंग। देखिएगा यहाँ पे मैंने एल्डिंग की केस की बात की थी, गामा M नॉट, तो उस कंडीशन में कितनी थी सर 1.10, और गामा बकलिंग की बात की थी तो MB, तो यहाँ पे भी थी सर 1.10, और अल्टीमेट स्ट्रेस की बात की थी तो यहाँ पे थी सर आपके पास 1.25। तो यहाँ पे बकलिंग के केस में पूछा है तो आपके वैल्यू क्या आ जाएगी सर 1.10, यानी कि आपका ए इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है आपके पास कि द एरिया यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, किसकी बात कर रहा है, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। और जब हम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करते हैं तो इस कंडीशन में जो हम एरिया कैलकुलेट करते हैं वो आपका ग्रॉस एरिया होता है। क्लियर है। और जब हम बात करते हैं सर टेंसाइल फोर्स के रिस्पेक्ट में तो वहां पे जो एरिया आता है वो आपके पास नेट एरिया आता है। तो आज उसने किससे रिस्पेक्ट में बात की है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, और कंप्रेसिव स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में कौन सा एरिया आएगा सर, क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है कि ट्यूबुलर स्टील सेक्शन फ्रॉम द मोस्ट इकोनॉमिकल कंप्रेशन मेंबर बिकॉज ट्यूब हैव हाई लोकल बकलिंग स्ट्रेंथ। बिल्कुल, क्योंकि ट्यूब की क्या होती है, आपके पास हाई लोकल बकलिंग स्ट्रेंथ होती है सर, ट्रू हो गया है। दूसरा बोला है हैव मोर टॉर्जनल रेजिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा टॉर्जनल को रेजिस्ट करता है, सही है। तीसरा बोला है आर सब्जेक्टेड टू लेस विंड फोर्स एनी अदर सेक्शन, बिल्कुल सर ट्रू है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो गया सर, आपके पास ऑल ऑफ दीज हो गया। और सबसे बड़ी खासियत क्या है ट्यूबुलर सेक्शन की कि इसके सीजी से जब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं एक्स एक्सिस के लोग और वाई एक्सिस के लोग, वो मेरा क्या रहता है सर, सेम रहता है। क्लियर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ रोल्ड सेक्शन मोर सुटेबल टू यूज कंप्रेशन मेंबर। सबसे पहले हम बात करते हैं ISLB की। तो ISLB का मतलब क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। इसका यूज कहां करते हैं, जब लाइट बीम में करेंगे तो लाइट बीम में कहां होगा, यूज्ड फॉर रूफ ट्रस, सॉरी यूज्ड फॉर रूफ बीम में करते हैं, ठीक है, टाइप के। और उसी तरह से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है सर मेरे पास कौन सा, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। किसकी बात की जा रही है, हम इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। और जब इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम की बात की जाए या वाइड फ्लेंज की बात की जाए तो उस कंडीशन में कहां किया जाता है सर, इनका यूज कंप्रेशन मेंबर में किया जाता है।
कहाँ दिया जाता है, कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर बोले तो आपके पास कॉलम में किया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल, और उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट रहता है सर आपके पास इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। अब जो हमारे पास मीडियम बीम है इनका काम करते हैं फ्लोर बीम में, ठीक है। तो ये भी लिखते हैं, इसका यूज काम करते हैं सर हम फ्लोर बीम में करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर आपका फ्लोर बीम के लिए बोला तो मीडियम बीम, छत की बीम के लिए बोला तो आपके पास लाइट बीम, और अगर आपके कंप्रेशन मेंबर के लिए बोला तो इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम भी हो सकता है, और आपके पास इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम भी हो सकता है, ISWB। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है कि इफ द विड्थ ऑफ फ्लैट यूज्ड ऑफ लेसिंग कंप्रेशन मेंबर इज 60 mm, कि अगर आपके पास लेसिंग की विड्थ ऑफ लेसिंग 60 mm दे दिया गया है तो उस कंडीशन में नॉमिनल डाया क्या होगा। तो इसके लिए थंब रूल मैंने बताया था कि विड्थ ऑफ लेसिंग, W को मैं विड्थ बोलूंगा, लेसिंग के लिए मैं लेसिंग लिख देता हूँ। ये क्या होती है सर, मेरे पास 3 टाइम्स द नॉमिनल डाया होता है। क्या होता है, 3 टाइम्स द नॉमिनल डाया। तो आज आपके पास क्या दी गई है, लेसिंग की विड्थ दे दी है कितनी सर, 60 mm दे दी गई है, इज इक्वल टू 3d0। तो यहाँ से d0 आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल सर 60/3। तो कितना आ जाएगा सर d0 आपके पास 20 mm आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 20 mm। तो ये देखिएगा, क्लियर है। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया ये टेबल कि नॉमिनल डाया ऑफ रिविट, ठीक है, और यहाँ पर लेसिंग विड्थ ऑफ लेसिंग, ठीक है, वो भी किस में होगी सर आपके पास mm में होगी, और ये भी किस में होगा, mm में। तो यहाँ पे हमने बताया था कि अगर आपके पास 16 mm हो, ठीक है सर, 18 mm हो, आपके पास सर 20 mm हो, और सर आपके पास 22 mm हो, तो इसका आपने क्या लेना है, मतलब 3 टाइम्स, 16 का 3 गुना कितना हुआ 48, कोड ने कितना दिया है 50 mm, 18 का 3 गुना 54, कोड ने कितना दिया है 55, ठीक है, 20 का 3 गुना 60, कोड ने आपका 60 ही दिया है, 22 का 3 गुना 66, कोड ने 65 दिया है। तो ये तो आपके पास थंब रूल है, थंब रूल से भी आप कर सकते हैं, और ये आपका IS 456 2000 का कोड, सॉरी IS 456 नहीं भाई, IS 800 2000 का 7 का टेबल है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, कंप्रेशन मेंबर आर जनरली कॉल्ड स्टड। यस, कंप्रेशन मेंबर को हम क्या बोलते हैं, स्टड बोलते हैं। पर्लिन्स क्या है सर आपका, सर टेंशन मेंबर है। टाई भी क्या सर आपका, टेंशन मेंबर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ए। आपसे स्टड पूछा है मतलब कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि इफ द अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस बताना है आपको, और अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, सिग्मा AC से रिप्रेजेंट करता हूं डियर। इन द कंटीन्यूअस सिंगल एंगल स्ट्रट इज, सिंगल एंगल स्ट्रट के लिए कितना होगा सिग्मा AC, देन व्हाट विल बी द अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन डिसकंटीन्यूअस सिंगल एंगल स्ट्रट कनेक्टेड विद वन रिवेट। ये दिया गया आपसे, बहुत अच्छा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, आपके पास 1 बाय 1 बात करेंगे कि सर आपके पास कॉन्टिन्यूअस हो और सिंगल एंगल हो, ऐसा हो सर कॉन्टिन्यूअस हो, और कैसा हो सर सिंगल एंगल हो। तो उस कंडीशन में हमें 2 वैल्यू बतानी है, अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस को मैं ACS लिखता हूं, और दूसरा आपको बताना है सर इसका इफेक्टिव लेंथ बताना है, ये दोनों आपको बताने हैं। कॉन्टिन्यूअस हो और अगर आपका सिंगल स्ट्रट हो तो कितना आ जाएगा सर आपके पास, सिग्मा AC ही रहेगा, और आपके पास यहाँ पे कितनी रहेगी सर 0.7L रहेगी। क्लियर है। उसी तरह से नेक्स्ट एंगल, क्लियर है। कॉन्टिन्यूअस और सिंगल एंगल हो तो आपके पास अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा सर, सिग्मा AC होगा, L इफेक्टिव क्या होगा सर आपका 0.7 होगा। बट अगर हम बात करते हैं, अब सिंगल एंगल था, ठीक है, अब सिंगल एंगल की जगह हम सर डबल एंगल कर देते हैं। क्या कर देते हैं सर, डबल एंगल कर देते हैं। तो डबल एंगल के केस में भी कितना रहेगा सर, अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस तो सर सेम रहेगा, सिग्मा AC तो सेम ही रहेगा आपके पास 100%, और ये कितना रहेगा सर 1.0L। क्लियर है, बिल्कुल सर। अब कॉन्टिन्यूअस की जगह क्या कर दिया जाए सर, डिसकंटिन्यूअस कर दिया जाए। अब क्या कर दिया जाए सर, डिसकंटिन्यूअस।
डिसकंटिन्यूस, इसमें भी आपको दो केस रहना है। डिसकंटिन्यूस वो सिंगल एंगल हो सकता है, सिंगल एंगल है सर, और कनेक्ट है सर वो आपका सिंगल रिविट से, सिंगल रिविट से। तो उस कंडीशंस में आपकी वैल्यू क्या होगी, तो उस कंडीशन में अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा सर 0.8 सिग्मा AC होगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ की तो हो जाएगा सर 1.0 L। देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं सर, डिसकंटिन्यूअस है, सिंगल एंगल कनेक्टेड विद सिंगल रिवेट के साथ, तो वही तो पूछा है आपके पास कि डिसकंटिन्यूअस सिंगल एंगल स्ट्रट कनेक्टेड विद वन रिवेट, सिंगल रिवेट मतलब वन रिवेट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर 0.8 सिग्मा AC हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल से। इसी का सर नेक्स्ट केस, ये तो हो गया हमारे पास पहला केस, इसका इसी का सेकंड केस कि सर हमारे पास कैसा है, डिसकंटिन्यूअस ही है, डिसकंटिन्यूअस ही है, बट सिंगल एंगल की जगह सर सिंगल एंगल ही लगाया है, सिंगल एंगल ही है, बट वहां पे क्या है, सिंगल रिविट की जगह क्या है सर, नंबर ऑफ रिविट, मतलब मोर देन वन रिविट, तो आप लिख सकते हैं मोर देन वन रिविट, ठीक है, मोर देन वन रिविट। तो उस केस में क्या होगा आपके पास, तो उस केस में होगा सर अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस आपके पास सिग्मा AC हो जाएगा, और यहाँ पे सर 0.85 L हो जाएगा। क्लियर है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये केसेस है जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला केस आपके पास कॉन्टिन्यूअस का, दोनों केस याद रखने, फिर डिसकंटिन्यूअस के भी आपके पास दो केस है, इनको भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। वैसे इसके टोटल 4 से 5 केस बनते हैं, बट ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है, दिस द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ब्रेसिंग मेंबर शैल नॉट बी, इससे नहीं होना। देखिएगा स्लेंडरनेस रेशियो देखा था हमने सर लेसिंग मेंबर का, लेसिंग मेंबर का, तो सर 145 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्लेंडरनेस रेशियो देखा था हम सर बैटन का, तो बैटन का सर 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 0.7 अनफेवरेबल स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है, 0.7 और 0.7 अनफेवरेबल स्लेंडरनेस रेशियो। क्लियर है, पहला ये देखा था अपने। दूसरा, तीसरा स्लेंडरनेस रेशियो किसका देखा था सर हमने, ब्रेसिंग सिस्टम का देखा था, ब्रेसिंग सिस्टम का देखा था, और ब्रेसिंग सिस्टम का स्लेंडरनेस रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आज आपसे ब्रेसिंग ही पूछा है सर, यस सर, और ब्रेसिंग का हो गया सर आपके पास 120, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है, द मिनिमम नंबर ऑफ बैटन्स इन ए कंप्रेशन स्टील मेंबर इज। तो कंप्रेशन स्टील मेंबर के लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, कॉलम सेक्शन बनाना पड़ेगा। तो देखिएगा कॉलम सेक्शन है आपके पास, एक कॉलम सेक्शन है, इन दोनों को आपको किससे कनेक्ट करना है, आपने बैटन प्लेट से कनेक्ट करना है। तो कम से कम कितने बैटन होना चाहिए, देखिएगा एंड टू एंड तो आपका बैटन होने ही चाहिए, तो एंड टू एंड हो गए आपके पास, तो दो तो हो गए ही हो गए, ठीक है। दो आपके इन बिटवीन होने चाहिए, तो दो आपके क्या होने चाहिए सर, आपके इन बिटवीन होने चाहिए। तो टोटल कितने होने चाहिए आपके पास, नंबर ऑफ बैटन्स, एंड बी लिख रहा हूं, नंबर ऑफ बैटन्स कितने होने चाहिए सर आपके पास, कम से कम दो एंड पे होने चाहिए, एंड टू एंड एक एक होना चाहिए, और बीच में आपके पास दो होने चाहिए। तो ये हो गया सर मेरे पास नंबर ऑफ बैटन 4, ठीक है। तो इसको आप जॉइंट से भी कनेक्ट कर दो, सपोज करो मैंने इसको रिवेटेड जॉइंट भी दे सकता हूँ, बोल्टेड जॉइंट भी दे सकता हूँ, कुछ इस तरह से मैंने क्या कर दिया, इसको ज्वाइंट कर दिया। अब नंबर ऑफ बे कितना है, अब नंबर ऑफ बे आप देख सकते हैं, देखिएगा दो बैटन प्लेट के बीच के डिस्टेंस को हम बे बोलते हैं, ये बे है, तो एक बे हो गया आपके पास, दो बे हो गए आपके पास, और 3 बे हो गए हैं। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आज तो पूछा ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ बैटन्स कितने होंगे सर, 4 हो गए, और आपके पास नंबर ऑफ बेस कितने होंगे सर, कम से कम 3 हो गए, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, द मिनिमम थिकनेस ऑफ अनस्टिफेंड आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ माइल्ड स्टील कंप्रेशन मेंबर। आपको क्या बताना है, द मिनिमम थिकनेस बताना है अनस्टिफेंड आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ माइल्ड स्टील कंप्रेशन मेंबर शुड बी, कितना होना चाहिए आपके पास, b/16, कितना होना चाहिए सर, b/16 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है,
आज का लास्ट क्वेश्चन भी है और आपके कंप्रेशन मेंबर का लास्ट भी है कि रैंकाइन्स गॉडरिच फार्मूला फॉर परमिसिबल स्ट्रेसेस। सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूं रैंकाइन गॉडरिच फार्मूला की, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका यूज हम शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग दोनों कॉलम में करते हैं। कहां करते हैं सर? शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों कॉलम में। शॉर्ट कॉलम में भी करते हैं सर और लॉन्ग कॉलम में भी किया जाता है। क्लियर है? जिसमें बोला है F क्या आपके पास क्रशिंग स्ट्रेस है और अल्फा क्या है आपके पास कांस्टेंट है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला था आपके पास, क्या था? FC इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय 1 प्लस A इंटू L बाई आर। L बाई आर क्या है आपके पास सर? स्लेंडरनेस रेशो है। ठीक है, स्क्वायर कर दिया है तो आपका आंसर हो जाएगा सर यहाँ पर C हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इस कंप्रेशन मेंबर को भी हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे आपके पास डिजाइन ऑफ बीम की। तो जब तक मैं आपका नेक्स्ट यूनिट लेकर आता हूँ तब तक अपने प्रीवियस पार्ट को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो पार्ट्स रहेगा बीम में भी कहीं ना कहीं आपका टेंशन कंप्रेशन से रिलेवेंट कुछ टर्मिनोलॉजी मिलेगी और कुछ उसके बेसिक कंसेप्ट भी वहां भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पे बिल्कुल सीरियल वाइज कर रहे हैं, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्टिव पार्ट किया, फिर आपने कनेक्शन स्टडी किया, फिर आपने टेंशन, फिर कंप्रेशन, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपके पास बीम की। तो जब तक हम नेक्स्ट सेशन लेकर आते हैं तब तक डियर आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।